कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिन उपकरणों का उपयोग हम लोग सर्किट में करते हैं, कभी धारा को मापने के लिए, कभी विभवांतर को मापने के लिए, ठीक ना, कभी प्रतिरोध को मापने के लिए, कभी बैटरी के ईएमएफ को मापने के लिए। बहुत सारे कामों के लिए हम लोग अलग अलग तरह के विद्युतीय उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक एक उपकरण के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से भी। कुछ नए उपकरणों के बारे में भी जानेंगे, कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका जो सबसे पहला उपकरण है विद्युत उपकरण में, ये सबसे पहला उपकरण होता है क्या, धारा मापी। धारा मापी जिसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसे कहा जाता है धारा मापी। कि किसी भी परिपथ में, ध्यान देना, किसी भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एक विद्युतीय उपकरण का मदद लेते हैं, जिस विद्युतीय उपकरण को बोला जाता है क्या, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर का बहुत सारा अलग अलग प्रकार होता है, जो मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में ज़्यादा डिटेल में। ऐसे आप देखिए कि अभी जो हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, अभी जिस भी सेल का हम लोग उपयोग करते हैं, उससे जो करंट निकलती है वो दिष्ट धारा निकलती है, डीसी करंट निकलती है। बात समझ में आ रही है। और डीसी करंट के जानकारी के लिए जिस गैल्वेनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ना है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होगा ना, कि इसके कंस्ट्रक्शन में होगा कि अगर किसी परिपथ में हम लोग चल कुंडली धारा मापी में, तो इसको संकेत के द्वारा जो निरूपित किया जाता है सर्किट में, वो क्या कि एक ऐसा सिंबल बनाया रहेगा और इस सिंबल के अंदर लिखा हुआ रहेगा जी। इस जी का मतलब होता है क्या कि इस डिवाइस का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर का जो कुल प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है किसके बराबर में, तो कैपिटल जी के बराबर में। तो जब भी आपको पता चले कि गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर पर कैपिटल जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो इस बिंदु से इस बिंदु तक का प्रतिरोध है वो क्या है, जी है। जैसे हम लोग आर से प्रतिरोध लिखते थे ना, तो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, जी से लिखते हैं। और देखिए कि चल कुंडली धारा मापी में क्या होता है कि दो मैग्नेट लगा हुआ होगा, एक ये नॉर्थ पोल रहा होगा और एक ये क्या होता है, इसका साउथ पोल लगा हुआ होगा, और इसके बीच में एक मेटल का कोई सा क्रोड लगा होगा, मेटल का कोई सा एक क्रूड लगा होगा। मान लो ये सिलिंड्रिकल कोई धात्विक चीज रखा हुआ है, और उसमें क्या किया जाता है, तो चालक का तार लेकर के, क्या किया जाता है इसमें, चालक का तार लेकर के, चालक का तार लेकर के इसमें ऐसे लपेटा लगाया जाता है। बहुत ज्यादा बार इसमें क्या करा जाएगा, ऐसे लपेटा लगाया जाएगा। अब जैसे ऐसे हम लपेट देंगे तो हमारे पास दो तार बचेगा, एक जो हम शुरू किए थे और एक जो हम लास्ट में छोड़े हैं। अब इस दोनों के बीच में अगर आप धारा को प्रवाहित करिएगा, किसी सोर्स से जोड़िएगा, धारा को प्रवाहित करिएगा, तो आप बताइए कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होता है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट वाले चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। और इस बल के कारण क्या होता है कि इसके अंदर में जो ये कुंडली है ये घूमने लगता है। ये कुंडली क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो इससे फिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, एक कांटा लगा देते हैं और इधर एक रीडिंग स्केल हम लोग रख देते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है क्या कि इससे होकर के जो है सो करंट बह रही है, और कितना बह रही है और किस दिशा में बह रही है, इस बात की जानकारी मिलती है। अगर मान लीजिए कि ये वाला जो कांटा है, रीडिंग स्केल जो ये लगा हुआ है, अब इससे जैसे हम कांटा धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कांटे में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इस कांटे में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसका जो ठीक बीच का पोजीशन रहता है ना, इधर 0 डिनोट रहता है, इधर 1 2 3 कुछ ऐसा रहेगा, और इधर भी 1 2 3 कुछ ऐसा डिनोट रहेगा गैल्वेनोमीटर। 0 पर जब कांटा रहे, इसका मतलब परिपथ से होकर के कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन से इधर हो 1 2 3 इस साइड में, इसका मतलब जिस दिशा में करंट बह रहा है, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो उल्टा अगर डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है। बात समझ में आ रही है कि क्या है गैल्वेनोमीटर भाई। तो दो मैग्नेट के बीच में हम एक कुंडली लगा देंगे,
इस कुंडली का 2 तार होगा और इस दोनों तारों के बीच में अगर हम कोई विभवांतर भी अप्लाई करेंगे तो इस चालक से होकर के धारा प्रवाहित होगा। और जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब इस चालक से प्रवाहित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो मैग्नेट मैंने लगाया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा। अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसे ही होगा तो इसके बीच में इतना कम जगह रहता है कि ये टोटली इसमें जाकर के चिपकता नहीं है, ये अंदर में क्या करता है, घूमने लग जाता है मोटर के जैसे। अब जब घूमने लगेगा तो इसके घूमने के साथ ही ऐसा सेटिंग होता है कि ये जो आपको अब मीटर स्केल लगा हुआ है, ये कांटा भी इसके साथ क्या होगा, विस्थापित होगा। विस्थापित हुआ इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर विस्थापित नहीं हुआ इसका मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो अब विस्थापन का या तो इस डायरेक्शन में विस्थापन होगा या तो उल्टे डायरेक्शन में विस्थापन होगा। तो ये दोनों विस्थापन का जो दिशा है ये बताता है कि परिपथ से धारा किस दिशा में बह रही है। अगर मान लो कि इधर के तरफ विस्थापन हो रहा है तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में अगर धारा को बहाएंगे तो इधर के तरफ विस्थापन होगा। यही है क्या, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। बातें समझ में आ रही है? इसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन हमको करना है, कहाँ, अगले चैप्टर में। लेकिन अभी बस जानिए कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिस विद्युतीय उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं बस ये पता करने के लिए कि परिपथ से होकर के धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर प्रवाहित हो रही है तो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस बात की जानकारी लेने के लिए। अब ध्यान देना कि इस परिपथ में अगर कम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ये भी क्या होगा, कमजोर होगा। और अगर हम इस परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये भी कैसा बनेगा, विशाल बनेगा। तो जितना कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना कम होगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उतना कम होगा। और जितना अधिक धारा बहाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना मजबूत बनेगा, और जितना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनता है विस्थापन भी उतना ही अधिक होगा। तो इसमें अगला पॉइंट गैल्वेनोमीटर में यही है आपका इंपॉर्टेंट, क्या कि इसमें सिद्धांत चल कुंडली धारा मापी में होने वाला विक्षेपन, विक्षेपन का मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कांटे का आगे कितना विस्थापित हो रहा है, वो विस्थापन जो है सो प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या कि इससे होकर के हम जितना अधिक धारा बहाएंगे इसमें विस्थापन उतना अधिक होगा, उतना ज्यादा कोण पर ये घूमेगा। बात समझ में आ रहा है? जीरो पर रहेगा, जीरो से अगर मान लो कि 1 एम्पियर का करंट दिए, थोड़ा सा हुआ, 2 एम्पियर और थोड़ा, 3 एम्पियर और थोड़ा, 5 एम्पियर और थोड़ा, 10 एम्पियर और थोड़ा, मतलब जितना अधिक आप करंट दीजिएगा इसमें इतना ज्यादा इसमें क्या होगा, विक्षेपन होगा। मैं पहले भी बताया कि ये चल कुंडली धारा मापी में क्या है भाई, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। इसके बीच में एक हम लोग क्रोड लगा देंगे और इस क्रोड में क्या करेंगे, कुंडली लपेट देंगे। तार का कुंडली, किसी भी चालक का कुंडली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लपेट देते हैं। अब ये जो कुंडली आप इसमें लपेट दीजिएगा तो आपको 2 एंड मिलेगा, एक जो शुरू किए थे और एक जो अंत किए थे। यही 2 एंड में हम लोग क्या करेंगे, इधर से धारा डालेंगे, इधर से धारा निकलेगा, है ना। तो ये आई जितना अधिक होगा इसके साथ जो हम लोग यहाँ पर फिक्स किए रहेंगे ये कांटा और ये रीडिंग स्केल, 0 का इधर, 1 का इधर, 2 का इधर भी, 1 का इधर भी, 2 का, तो इस कांटे में उतना अधिक विस्थापन होगा जितना ज्यादा इधर से क्या होगा, करंट जाएगा। क्लियर है बातें? आपको क्या बोला कि भाई इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, इतने बड़े डिवाइस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक गोला सा बना करके और इसमें जी लिख देते हैं। जी लिखने का मतलब हुआ कि इस डिवाइस का अंदर का जो प्रतिरोध है, इस डिवाइस के जो अंदर का प्रतिरोध है, ये चालक लगाए हैं, ये कुंडली लगाए हैं, सबका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। तो इस डिवाइस के अंदर का जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोध किसके बराबर में है, तो ये प्रतिरोध है आपके किसके बराबर में, जी के बराबर। बात समझ में आ रहा है? जी क्या है, इसका प्रतिरोध है। अब देखो कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को लगाना है तो मान लीजिए कि कहीं से धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की अगर हमको जानकारी लगानी है। मान लो कि ये वाला तार है और इस वाले तार में हमको ये नहीं पता कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब गैल्वेनोमीटर अपने पास एक ऐसा मीटर के जैसा तुम्हारे पास गोल सा डिवाइस होगा और इस गोल से डिवाइस में क्या होगा, तुम्हारे पास 2 तार निकले हुए रहेंगे।
तुम्हारे पास क्या होंगे, दो तार निकले हुए रहेंगे और इसमें ऐसे मीटर स्केल बना हुआ रहेगा, बीच में रहेगा 0, इधर 1 2 3 और इधर भी क्या रहेगा 1 2 और 3। ये डिवाइस उठा करके ले जाओगे यहाँ पर क्या करोगे, तो इस तार में तुम एक छोटा सा कट लगाओगे। जैसे ही कट लगाओगे तुमको दो पर्सन दिखेगा, दो एंड पॉइंट दिखेगा, तो इसके दोनों तारों को, एक को तुम इस सिरे से कनेक्ट करोगे और फिर दूसरे को क्या करोगे, तुम इस सिरे से कनेक्ट करोगे। अगर इससे धारा प्रवाहित हो रही होगी तो इसके निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तो इसके निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कांटा कहाँ पर रहेगा, ये कांटा रहेगा 0 पर। बात समझ में आ रही है। अगर धारा के दिशा को तुम बदल दोगे, तो मान लो कि उसमें ये 2 पर था, इस दिशा में, अगर तुम धारा के दिशा को बदल दोगे, कैसे, बैटरी को पलट देंगे, धारा का दिशा बदल जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन 2 से किधर हो जाएगा, इधर 2 की तरफ। बात समझ में आ रहा है। तो धारा के दिशा को बदलने से इसके डिफ्लेक्शन का दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परिपथ से होकर के जितना अधिक धारा बहेगा, इस सुई का विस्थापन भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब तुम सोचो कि ये करंट मान लो यहाँ पर 3 तक है, तो इसमें थोड़ा सा करंट दिए, मान लीजिए 1 एम्पियर का, तो मान लीजिए ये 1 पर गया। मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, करंट और हम बढ़ाएंगे 2 एम्पियर का, इसमें विस्थापन और होगा, 2 का हो जाएगा। मान लीजिए करंट हम बढ़ाए कितने का, 3 एम्पियर का, इसमें विक्षेपण और होगा, 3 पर हो जाएगा। अब 3 पर जाने के बाद ये क्या हो गया, मैक्सिमम विक्षेपित हो गया, अधिकतम, अब इसके ज्यादा नहीं हो सकता। कभी बाइक चलाए हैं, बाइक में मीटर स्केल कितने तक रहता है, 180 किलोमीटर पर घंटे तक। अब सोच लीजिए कि अगर हम बाइक के स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते 180 किलोमीटर पर घंटा पर लेके चले जाएं, तो उसके बाद अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो कांटा में विक्षेपित होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी तरह से गैल्वेनोमीटर में अधिक से अधिक उतना करंट दें जितना करंट देने के बाद क्या हो जाए, इसका कांटा पूर्ण रूप से विक्षेपित हो जाए, अधिकतम विक्षेपित हो जाए। अब क्या होगा, इससे हम करंट बढ़ाएंगे भी तो इसके बाद इसमें विक्षेपण देखने को नहीं मिलेगा। तो कहता है क्या कि ये जो अधिकतम करंट है इससे हम डाले हैं, जो अधिकतम विद्युत धारा का मान आपने इससे डाला है, उसके बाद जो है तो इसमें विक्षेपण अधिकतम हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण विक्षेप धारा बोलते हैं। कि जितना धारा पे, मान लो कि इसमें 3 एम्पियर का धारा दिए और 3 एम्पियर के धारा के बाद क्या हुआ, इसका कांटा पूरा का पूरा मुड़ के आ गया 3 पे। अब इसके बाद रीडिंग ही नहीं है, उसके बाद रीडिंग ही नहीं है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो है, ये धारा मापी जो है, ये 3 एम्पियर के धारा देने पर क्या हुआ, पूर्ण रूप से विक्षेपित हो गया, पूर्ण रूप से विक्षेपित हो गया। तो इसी धारा के मान को, 3 एम्पियर के धारा के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण विक्षेप धारा बोलेंगे। धारा मापी में पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को, मतलब पूरा विक्षेपित कर जाए, इसके लिए जो आवश्यक धारा का परिमाण है, मतलब 3 एम्पियर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण विक्षेप धारा कहेंगे। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, IG से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी भी गैल्वेनोमीटर में हम धारा देंगे इसके पूर्ण विक्षेपण के लिए कितना, IG, कितना देंगे, IG, और इसका प्रतिरोध है कितना, G के बराबर में। तो अगर ओम के नियम से तुमको कहे कोई आदमी कि इस बिंदु A और B के बीच का विभवांतर बताओ कितना होगा, मतलब VAB आप बताइए कि कितना होगा, तो ओम का नियम क्या कहता है, IR के बराबर में। करंट कितना बह रहा है दोस्त इससे, और इसका प्रतिरोध कितना है, यही हो जाएगा क्या, इसका विभवांतर दोनों सिरों के बीच का। कब, जब पूर्ण रूप से विक्षेपित हो जा रहा है तब। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए कि ये था आपका क्या, नहीं ये रहता है 8-10 तक रीडिंग रहता है। 4 एम्पियर देंगे तो ये अधिक से विक्षेपित नहीं होगा, उसके लिए एक बड़ा वाला गैल्वेनोमीटर बनाइए और अधिक इफिशियंसी वाला। हाँ, कुछ नहीं, बस वैसे ही रह जाएगा, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। आप देखो इसके लिए बताते हैं कब ब्लास्ट करता है कब नहीं करता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोगों को चर्चा करनी। ब्लास्ट नहीं करता है, अधिक दे देंगे क्या होगा, कांटा जाके रुक जाएगा, फोर्स लगता रहेगा। मान लो क्या है ऐसा ना कि हम क्या करें, मेरे पास जब तक ताकत है हम इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो जब तक इस करंट के पास ताकत है इसको घुमा रहा है। अब यहाँ पे एक कील सा निकला भी हुआ रहता है कि यहाँ पर जाएगा और जाकर के ये कांटा चिपक जाएगा, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन अब इसको घूमने नहीं दे रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इसके बाद का जो अपना है, इसके बाद का है क्या कि एक उपकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं शंट बोलते हैं।
संट को इंग्लिश में हम लोग संठी बोलते हैं, हिंदी में भी संठी बोलते हैं, और इसको एक पार्श्ववाही भी बोला जाता है, SHUNT। अब देखो कि ये संट क्या होता है, जो ध्यान देना, ये संट क्या होता है, जो किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में अगर हम बाहर से क्या करें कि एक रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को, बहुत ही उच्च प्रतिरोध को यदि हम पैरेलल में जोड़ दें, तो पैरेलल में जोड़ दें तो इसी उपकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संट कहेंगे। जैसे मान लो क्या कि इधर से जो है तो करंट जा रही थी, इस रास्ते से करंट जा रही थी आई, और इस रास्ते में हम क्या किए कि एक प्रतिरोध को हम क्या किए कि हैवी पैरेलल प्रतिरोध को हम पैरेलल में जोड़ दिए आर को। बात समझ में आ रहा है? तो इसी आर प्रतिरोध को जो किसी परिपथ में पैरेलल में जोड़ा हुआ रहे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि यहां से हम धारा मापने के लिए इधर पर कहीं लगाए हुए हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। इस तार में हम धारा मापने के लिए कहीं पर लगाए हुए हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर क्या किया, हम लगा दिए एक संट। अब इस संट के बारे में देखिए कि धारा मापी से प्रवाहित होने वाले धारा के नियंत्रण हेतु धारा मापी कुंडली के समानांतर क्रम में, धारा मापी कुंडली के समानांतर क्रम में एक अल्पमान का प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो कि यहाँ पर अगर हम संट लगा देंगे तो इससे फायदा क्या क्या होगा। फायदा क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ से बहुत हैवी करंट आ गया, ये अभी बोल रहा था ना कि बहुत हैवी करंट आ गया, तो भाई बर्दाश्त करने का एक लिमिट होगा ना। मान लो 5 एम्पियर पे ये पूर्ण डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये घूमेगा, नहीं घूमेगा 10 एम्पियर पे, 15 एम्पियर पे नहीं घूमेगा, फिर भी इसको बल लगाते ही रहना पड़ रहा है। अब लगातार बल रहा है तो एक समय आएगा, बर्दाश्त करेगा, काटा वाटा टूट के फेंका जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम प्रतिरोध लगा देंगे, तो प्रतिरोध लगाने से अगर आप लोग कभी देखे होइएगा 9 वाट के बल्ब में, जब हम लोग बैटरी में जब 0 वाट का बल्ब लगाते हैं तो पीछे से एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। पीछे से क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ देते हैं, चॉकलेट वाला 2 रुपए का खरीद के। जलाए हुए हो ना बचपन में? नहीं जलाए हुए हो? नहीं जलाए हुए तो 10 रुपया खर्चा करो, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। 2 रुपया में रेजिस्टेंस देगा, 10 रुपया में ये बैटरी देगा, 2-3 रुपया में ये बल्ब भी देगा, ठीक ना? तो 15 रुपया खर्चा करो। बचपन में तुम लोग करते क्या थे? हम लोग तो ये सब खूब करते थे। हाँ हाँ, खूब गोबर गैस बनाते थे। लगता था कि गोबर गैस के पूरा प्लांटे बैठा देते थे, महकता था तो रोज चप्पल पड़ता था। सुनिए, अब क्या बोले कि धारा मापी को जलने से ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ये संट। जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो होगा क्या, ये देखो, जब रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, ध्यान देना कि जब पैरेलल में इसके साथ रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा? समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? घटता है। जब तुल्य प्रतिरोध घटेगा तो प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ये अपने क्षमता को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ये अपने क्षमता को एडजस्ट कर लेगा तो ये धारा मापी क्या हो जाएगा, जलने से बच जाएगा। डिवाइस को क्या हो जाएगा, एक सुरक्षा मिल जाएगा। दूसरी बात होती है ये कि इसे धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इस संट का उपयोग जो है तो आप कर सकते हैं क्या कि इस धारा मापी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना है तो बस एक संट लगाएंगे, वो आमीटर में बदल जाता है। और अगर वोल्ट मीटर में भी बदलना है तो क्या करेंगे, एक संट लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। कैसे, जो ये देखना है। तो संट के बारे में केवल आप इतना बात जानिए कि यह एक प्रतिरोध है जो गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में लगा हुआ रहता है। और इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, संट। इस संट लगाने से फायदा क्या होता है, तो फायदा होता है भाई कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध लग गया। समानांतर क्रम में प्रतिरोध के लगने से तुल्य प्रतिरोध का मान दोनों से क्या हो जाता, कम हो जाता। तो तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा तो प्रवाहित धारा का मान और क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा कि इसको लगा करके हम लोग आमीटर में और वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। इसका एक हानि भी होता है। तो इसका हानि क्या होता है, ये ध्यान देना कि इसका जो हानि होता है ना, संट का एक हानि भी है। इसका हानि क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर बिना संट का था तो ये एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता। क्या करता है, एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता। लेकिन अब इसके पास मान लो कि 3 एम्पियर करंट बहाने का क्षमता है और इसके लगाने से 4 एम्पियर का करंट बहने लगा। मान लीजिए 4 एम्पियर का करंट बहने लगा तो अभी भी ये रीडिंग कितना देगा, 3 ही एम्पियर का रीडिंग देगा। क्यों?
कि 3 एम्पियर से ज़्यादा तो इसको रीडिंग देने का क्षमता ही नहीं है, लेकिन इसके लगा देने से करंट तो ज़्यादा बहने लगा। तो इसके लगा देने के बाद जो है, तो गैल्वेनोमीटर की जो है इसको लगा देने से गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी कम हो जाती है। एक्यूरेसी क्या होती है? कम हो जाती है। एक्यूरेसी कम हो जाने का मतलब ये एक्चुअल रीडिंग नहीं देता है, एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देता है। क्यों? रेजिस्टेंस लगा देंगे भाई, धारा का मान तो बढ़ गया, लेकिन डिफ्लेक्शन तो अभी भी 3 पे ही अटका हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि केवल इसको सुरक्षा मिल गया कि ये खराब नहीं हो रहा है, लेकिन अब रीडिंग पे क्या पड़ेगा? असर पड़ जाएगा। तो रीडिंग पे असर पड़ जाएगा तो ये इसका क्या है? हानि है। हानि है क्या भाई? कि जब भी शंट लगा देंगे गैल्वेनोमीटर में, तो शंट के लगा देने से क्या होगा कि इसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, ये एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देने लगेगा। क्लियर है बातें? तो ये था क्या? शंट। कुछ नहीं याद रखना, बस इतना बात याद रखना कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, तो इसी पूरे कहानी को हम लोग क्या बोलेंगे? शंट का 2 फायदा कि एक गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखेगा, और दूसरा फायदा ये कि शंट लगा करके हम गैल्वेनोमीटर को आमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक नुकसान क्या हो रहा है इससे कि गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी कम हो जाती है। किसके लगा देने से? शंट के लगा देने से। बिना शंट का वो एक्यूरेट देता, लेकिन जैसे ही शंट लगा दिए इसमें क्या हो गया? इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई? कम हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आमीटर। आमीटर के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे बचपन में कि यह एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिससे हम लोग परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण का गणना करते हैं। जो क्या करती है कि परिपथ से होकर के कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रवाहित विद्युत धारा के बारे में हमको बताती है कौन सा उपकरण? आमीटर। आमीटर के सहायता से धारा मापते हैं, तथा यह सदैव परिपथ के शाखा या घटक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस पर ध्यान देना कि जब भी हमको निकालना है कि करंट निकालना है, मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें कितने का, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें V का और 0 का, तो इससे होकर के करंट ऐसे बहेगी I, करंट ऐसे बहेगी I। ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा R, और यहाँ पर हम लगाए हुए हैं क्या? आमीटर। अब ये आमीटर अगर हम लगाए हैं तो आमीटर देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है? परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा हुआ। कैसे लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा ही याद रखना कि आमीटर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आमीटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या क्या करता है भाई? तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा के परिमाण के बारे में बताता है। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताता था कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है, इससे एग्जैक्ट परिमाण के बारे में पता नहीं लग रहा था, केवल धारा बह रहा है कि नहीं, और अगर बह रहा है तो किस दिशा में बह रहा है। आमीटर जो होता है, आमीटर की रीडिंग होती है ऐसे, आमीटर की रीडिंग होती है कुछ ऐसे, और इसका जो रीडिंग ये दिखाता है, ये रीडिंग आपको दिखाएगा यहाँ 0 से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से ये रीडिंग दिखाएगा। और इसका जो है तो जो निडल रहता है वो नहीं बह रहा है धारा, तो 0 पे रहेगा। धारा किसी भी दिशा में बहे तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर ऐसे तुमको ये डिफ्लेक्ट होकर के दिखाएगा। इसमें नेगेटिव का कोई चांस नहीं रहता। लेकिन गैल्वेनोमीटर में दोनों था, तो एक तरफ से क्या दिखा रहा था ये कि धारा किस दिशा में बह रही है, और एक तरफ से क्या? परिमाण भी, लेकिन परिमाण का एक्यूरेसी नहीं था। अब आमीटर का जब हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो आमीटर का उपयोग किस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इस बात की जानकारी के लिए, इस बात की जानकारी के लिए। अब देखिए कि आमीटर का पाठ्यांक परिपथ में प्रवाहित होने वाली वास्तविक धारा से हमेशा कम होता है। अब ये क्या कहेगा कि वास्तविक धारा से कम होता है, तो क्यों होता है? ये सवाल उठेगा। मान लीजिए कि आमीटर बनाए हैं, तो आमीटर भी जो हम लोग बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? मटेरियल से बनाएंगे, तार से बनाएंगे, तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और वो प्रतिरोध क्या करेगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा। क्यों? कि कल ही आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस हमेशा प्रतिरोध को क्या करता है? प्रतिरोध हमेशा जो है तो ऊर्जा का नुकसान करता है। तो ऊर्जा का जब नुकसान करेगा दोस्त, तो यहाँ पर अगर इसका कोई भी आंतरिक प्रतिरोध हुआ तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा का नुकसान करेगा, और जितने ऊर्जा का नुकसान करेगा उतना रीडिंग ये क्या देगा? कम देगा। मान लो हमको मिले 1000 रुपया महीना, और उस 1000 रुपया में हम गुटखा खाने का आदत है, महीना में 10 रुपये का गुटखा खा जाते हैं, तो हम 1000 रुपये का जो हिसाब देंगे महीने के अंत में किसी को, तो 10 रुपये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये कहेंगे कि गुटखा खा लिए? नहीं ना कहेंगे।
1000 रुपये हम किसी ना किसी दूसरे चीज में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बात आप लोग भी जाते होंगे सामान खरीदने के लिए घर से, 5000 मिला, अब 100 रुपये का खा पी लिए, तो ये नहीं कहेंगे कि खा पी लिए हैं। जो सामान 500 का था वो 550 का हो गया, और जो सामान 600 का था वो 650 का हो गया, लेकिन हिसाब बराबर रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या करता है, ऊर्जा को खा लेगा। अब ये नहीं कहेगा कि देखो भाई यहाँ से तुम्हारा 10 एम्पियर बह रहा था, हम 10 एम्पियर दिखा रहे हैं, नहीं, हम जो खाए वो गया तुम्हारा, हम 9 ही एम्पियर दिखाएंगे। तो हमेशा आमीटर क्या करता है, अपने आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ ना कुछ विभवांतर खत्म कर देता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा को क्या कर देगा, खत्म। विभवांतर घटेगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओम का लॉ क्या कहता है, ओम का नियम, कि भी प्रोपोर्शनल किसके। अब ये विभवांतर घटा देगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, मतलब इसका रीडिंग कितना आएगा। तो हमेशा आमीटर का जो रीडिंग होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक मान से कम होता है। तीसरा बात, अब देखो कि इसमें प्रतिरोध के कारण ही इसका रीडिंग कम हो रहा था। अब जरा सा सोचिए कि इसका प्रतिरोध जितना कम होगा रीडिंग उतनी अच्छी देगी, और प्रतिरोध कम होते 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 मान लीजिए कि अगर इसमें प्रतिरोध हो ही नहीं, जीरो प्रतिरोध हो, तो एकदम एक्यूरेट रीडिंग देगा। लेकिन जीरो प्रतिरोध वास्तविक में पॉसिबल है क्या, वास्तव में पॉसिबल नहीं है। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि इस आमीटर का जो प्रतिरोध हो वो प्रतिरोध कितना हो, शून्य। जब शून्य प्रतिरोध होगा तो भाई ये ऊर्जा खाएगा नहीं, ऊर्जा नहीं खाएगा तो इधर से जितना धारा आया उतने धारा का ये एक्यूरेट रीडिंग दे देगा। तो इस केस में बोला जाता है इस आमीटर को क्या, आइडियल आमीटर, आदर्श आमीटर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, करीब करीब हर साल पूछता है क्या, कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो कितना, शून्य होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन को सोचेंगे, आदर्श कंडीशन को सोचेंगे, तो उस कंडीशन में जो है तो आपके आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, आमीटर का प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना अधिक अच्छा रीडिंग देगा। कम होते होते यदि इसका प्रतिरोध कुछ वो ही ना, शून्य हो जाए, तो जितना करंट आया पूरा का पूरा ये रीडिंग देगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इस आमीटर को क्या कहते हैं, आदर्श आमीटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, आमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उसका पाठ्यांक मतलब रीडिंग उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही अच्छा रीडिंग देगा। और दूसरी बात कि यदि आमीटर का प्रतिरोध आर्य शून्य है, तो शून्य है तो जितना करंट आया टोटल का रीडिंग देना पड़ेगा। हम बहुत ईमानदार बच्चा है, 1000 रुपया लेकर के आए घर से, 980 रुपये का सामान लिया और 20 रुपये का भी हिसाब मम्मी को दे दिए, लो मम्मी ये 20 रुपया बच गया, मतलब हमारे अंदर में कोई प्रतिरोध नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर में कोई प्रतिरोध नहीं है तो हम कैसे बच्चे हैं, आदर्श बच्चे हैं, आइडियल बच्चे हैं। लेकिन अगर बेटा तुम बेईमान बच्चा है, मार्केट निकला, दोस्त मिल गया, दोस्त छोड़ो गर्लफ्रेंड मिल गई, तो 100 रुपया के बदले 200 रुपया खाएगा, खिलाएगा भी। अब घर पे जाके क्या कहेगा, खिला दिए, नहीं, सामान में ज़्यादा महंगा दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ है क्या, कि तब आप आइडियल बच्चा नहीं रहेंगे। अब बात यह है कि गर्लफ्रेंड जितनी प्यारी रहेगी, जितनी खर्चीली रहेगी, उतना अधिक खर्चा करेगा, जितना रेजिस्टेंस रहेगा पाठ्यांक तुम्हारा उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे तुम्हारा कमता गया पाठ्यांक तुम्हारा शुद्ध होता गया, और जब रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो गया तो तुम्हारा पाठ्यांक क्या रहा, पूरा का पूरा एक्यूरेट। तो उस कंडीशन में इस आमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श आमीटर। तो यहाँ आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आमीटर आदर्श है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, शून्य। ऑब्जेक्टिव में हर एक साल करीब करीब पूछा है, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। आपसे ये भी रिलेशन आपको याद रखना चाहिए कि प्रतिरोध जितना कम होगा पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा, ये बात भी आपको याद रखना है आमीटर के लिए। तो 3 बातें यहाँ पर हुई, आमीटर एक ऐसा उपकरण जो धारा को मापेगा, दूसरा बात कि आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तीसरी बात कि आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा उसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा, और चौथी बात कि यदि आमीटर आदर्श आमीटर है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बस इतना ही बात याद रखना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला बात एक इंपॉर्टेंट, और एक आदर्श आमीटर की बात क्या हो गई यहाँ इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है क्या कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को आप आमीटर में कैसे बदलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ देता है कभी। मैं जब एग्जाम दे रहा था 12th का तो मेरे से पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि आमीटर को, गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे और आमीटर में कैसे बदलेंगे। तो ध्यान देना, एक लाइन बस याद रखना है
तुमको क्या बोले हैं कि संट एक ऐसा उपकरण है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दो, हो गया संट। अब ध्यान देना, कहता है क्या कि अगर धारा मापी को गैल्वेनोमीटर को आमीटर में रूपांतरित करना है आपको, आप क्या करिए कि धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए एक अल्पमान के प्रतिरोध यानी कि संट, और संट को रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है एस के साथ, ठीक ना, संट एस फोर संट, और रेजिस्टेंस तो हम लोग जनरल आर लिखते हैं, तो संट को एस से डिनोट करेंगे। कहेगा क्या कि धारा मापी गैल्वेनोमीटर जी के साथ क्या करिए, समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध है कितना, और ये है आपका पैरेलल में लगा हुआ एक संट जिसका प्रतिरोध है कितना। इसके साथ समानांतर क्रम में लगा दिए तो ये जो बक्से में बंद जो ये पूरा चीज दिख रहा है, ये पूरा चीज जो है तो आपका गैल्वेनोमीटर से अब क्या हो गया, ये हो गया आमीटर। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना, जो पहले गैल्वेनोमीटर था इस गैल्वेनोमीटर से मैंने समानांतर क्रम में एक संट लगा दिया, एक संट लगा दिया। अब जो भाई ये पूरा सिस्टम बना, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आमीटर। अब देखना यहाँ से ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है ये कि मान लीजिए कि यहाँ से करंट आया आई, तो यहाँ से करंट के पास दो रास्ते, एक आगे जाने का एक ऊपर जाने का। गैल्वेनोमीटर से हमेशा हम लोग उतना धारा भेज दें जितना धारा में ये पूर्ण रूप से डिफ्लेक्टेड हो जाए आई जी। बचेगा कितना, तो बचेगा कितना भाई इधर आई माइनस आई जी के बराबर में धारा बचेगा। इसमें कोई कष्ट है क्या तुमको? नहीं कोई कष्ट है। अब देखो कि अगर हम लोग इसको समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इस संयोग का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध को कितना लिखोगे, 1 तुल्य प्रतिरोध को कितना लिखोगे, तुल्य प्रतिरोध को लिखोगे 1/r इक्वल टू लिखते हैं 1/r1 प्लस कितना 1/r2 लिखते हैं। तो 1/r1 के जगह पर बेटा है तुम्हारा 1/s और प्लस 1/r2 के जगह पर कितना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए कि यहाँ से जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एस जी, एस से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस कितना, ये निकल के आया कितना 1/। तो अगर तुल्य प्रतिरोध के बारे में आपसे पूछे, तो तुल्य प्रतिरोध के बारे में आपसे आर बराबर पूछे तो उसको पलट दिए तो इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, कितना हो जाएगा एस जी बाई जी प्लस एच। तो आपसे अगर पूछे कि आमीटर में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो भाई सीधा सीधा बात है कि गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध जी था, इसमें एक संट जिसका प्रतिरोध एस है को जोड़ दिए, किस क्रम में, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जब जोड़ दिए तब जो एक नया सिस्टम बना, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आमीटर बोलेंगे। आमीटर का अगर कोई आदमी पूछे कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समांतर क्रम समायोजन से तुल्य प्रतिरोध निकाल के रख दिए, कितने के बराबर में हुआ, तो ये हुआ जी एस बाई जी प्लस एस के बराबर में। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए कि इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि जी और एस दोनों समानांतर क्रम में होने से इनका विभवांतर समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब अगर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कि इस पूरे कहानी को हम क्या करें, तो इस पूरे कहानी को हम क्या करें, एक बैटरी से जोड़ दें। मान लो इमेजिनरी में हम इस बैटरी को जोड़ दें, इस पॉइंट का पोटेंशियल रहे भी और इस पॉइंट का पोटेंशियल रहे कितना, बैटरी से जोड़ दिए, तो समानांतर क्रम में है, मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़े हैं। अब देखिएगा कि जब समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो इस दोनों का जो है तो विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब विभवांतर सेम रहेगा तो विभवांतर जब सेम रहेगा तो आप देखिए जरा सा कि विभवांतर का मान कैसे लिखेंगे, ओम के नियम से V बराबर IR लिखेंगे। V बराबर कितना लिखेंगे, तो यहां से देखो कि अगर यहां पर हम V बराबर लिखना चाहें तो करंट इधर से जा रहा है कितना और इसका विभवांतर प्रतिरोध है कितना, तो हो गया कितना V बराबर IR। अगर हम यहाँ पर V बराबर लिखना चाहें तो I के जगह पर है कितना I माइनस आई जी और प्रतिरोध के जगह पर है कितना, देखना तो दोनों विभवांतर बराबर होगा क्या, दोनों विभवांतर तो बराबर ही होगा, क्योंकि समानांतर क्रम में लगा हुआ है और समानांतर क्रम में लगा हुआ है, दोनों विभवांतर बराबर होगा। इसका मतलब आई जी इंटू जी जो होगा ये बराबर होगा I माइनस आई जी इंटू एस के, होगा कि नहीं। तो विभवांतर बराबर होता है भाई, तो विभवांतर बराबर होता है, इसका स्पष्ट मतलब ये निकल के आता है क्या कि जो आपका आई जी इंटू जी होगा ये बराबर होगा I माइनस आई जी इंटू किसके, एस के। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से
कि अगर हमको यहाँ से ब्रैकेट खोल करके हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो सॉल्व करना शुरू करें तो ये हो जाएगा कितना, आई जी इंटू जी बराबर आई एस माइनस आई जी इंटू एस। आई एस को इधर लेके आ जाओ, आई एस को इधर लेके आ जाओ, तो आई एस या इसी को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा कितना, आई जी इंटू एस बराबर आई एस माइनस आई जी एस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको क्या किया, इस साइड लेके गए माइनस में और इसको इस साइड लेके आए तो प्लस में, आई जी जी, अच्छा आई जी इंटू जी। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ से हमको एस का मान अगर निकालना है, तो एस का मान निकालना है तो एस बराबर जो है तो इस आई एस और माइनस आई जी इंटू जी में हम इधर से आई जी ला करके क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो आप इसको अलग अलग करके जब लिखिएगा तो आपको जो एस बराबर मिलेगा, आपको जो एस बराबर मिलेगा, ये एस बराबर कितना मिलेगा, आई बट्टा आई जी इंटू एस, आई बट्टा आई जी इंटू कितना, और माइनस माइनस आई जी बट्टा आई जी इंटू कितना, मिलेगा कि नहीं? ध्यान से देखना, आई जी से आई जी क्या होगा, कैंसिल होगा, और एस बराबर जो बचेगा ये बचेगा कितना, आई बट्टा आई जी इंटू एस और माइनस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो अब हमसे पूछा जाए क्या कि आवश्यक शंट का मान कितना हो, कि जो हम शंट लगाए हैं उसका मान कितना हो, हमको कितना बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाना है, कितना प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर बनाना है। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर अगर आपके पास दिया हुआ है तो दो चीज दिया होगा कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी का मान, और कितना करंट पर जो है सो गैल्वेनोमीटर पूर्ण रूप से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आई जी का मान। अब उस हिसाब से आपसे पूछे कि अगर इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना है तो शंट कितने ओम का लगाना पड़ेगा तुमको, तब जो ओम लगाना पड़ेगा, आई पता है कि हमको कितना धारा प्रवाहित करना है, आई जी पता है, ठीक ना, जी पता है, और यहाँ से एस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी। दूसरे तरीके से क्या, देखिए तो इसमें दो टर्म है एस का जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जी को इधर ले जाते हैं और इस एस को इधर लेके चले जाते हैं। तो जब जी को आप इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा इधर प्लस जी, और इधर हो जाएगा कितना, आई बट्टा आई जी इंटू एस और माइनस कितना, हो जाएगा कि नहीं? इस दोनों में देखो कि एस कॉमन हो जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा क्या तुम्हारा, एस इंटू आई बट्टा आई जी और माइनस कितना, 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से आपसे कहे कि एस का मान निकालो तो तुम यहाँ से जो एस का मान निकालोगे एस बराबर वो कितना लिखोगे, जी बट्टा आई बाई आई जी और माइनस कितना, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा देख लो, सॉल्व करोगे तो ये जो एस बराबर तुम्हारा आएगा, जी के नीचे जी ही, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। और इसमें देखिए कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आई जी आ जाएगा, एक के ऊपर में आई और माइनस कितना, कोई दिक्कत, इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो आवश्यक शंट का मान एस बराबर जो मिलेगा ये मिलेगा आपको आई जी इंटू जी और बट्टा आई प्लस कितना, आई जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऊपर लेके जाओगे, अच्छा आई माइनस आई जी, ठीक ना, हाँ जी, यहाँ पर कितना, आई माइनस आई, आई आई जी, और ये जी का वैल्यू आपको पता रहेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है तो हमको शंट कितना बड़ा लगाना है ये पता चल जाएगा। किस कॉन्सेप्ट का यूज किए, समानांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है, बराबर। तो जब समानांतर क्रम में भाई विभवांतर का मान एक जैसा होता है, इसका मतलब सीधे सीधे इधर से करंट गया आई जी तो इसका विभवांतर कितना, आई जी इंटू जी, इधर से करंट गया आई माइनस आई जी, किरचॉफ का नियम, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, आई आर, रेजिस्टेंस का जगह है एस और करंट जा रहा है माइनस आई जी, दोनों का विभवांतर बराबर है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लिए, काम हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर अब जो दूसरा है वो दूसरा है क्या, वोल्ट मीटर। तो आप कहेगा कि ये वोल्ट मीटर क्या होता है, तो कहेगा कि इसके सहायता से हम लोग परिपथ में किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते हैं, और ये शंट को श्रेणी क्रम में लगाने से बन जाता है। आमीटर बनाना था तो शंट को समानांतर क्रम में लगाए थे, और अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाना है तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करिए
कि एक शंट को लगा दीजिए, एक शंट एस को लगा दीजिए किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो आपको ये पूरा सिस्टम यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये पूरा सिस्टम जो बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, वोल्ट मीटर। ये क्या बन गया पूरा सिस्टम आपको, वोल्ट मीटर। तो बस एक लाइन तुम याद रखोगे तो तुम्हारा आमीटर भी क्लियर हो जाएगा, और एक लाइन याद रखोगे तो वोल्ट मीटर भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में है? तो वो लाइन क्या है, तो भाई जब समानांतर क्रम में शंट को जोड़ेंगे तो आमीटर बनेगा, और जब श्रेणी क्रम में शंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। बस इतना ही बात याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि कहता है क्या, कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वास्तविक मान से हमेशा कम होता है। अब क्यों कम होता है भाई, तो यहां पर हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। इसके साथ हम शंट लगा दिए हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में लगाने से प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो चोरी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये विभव को गिरा देगा, विभव को गिरा देगा तो ये रीडिंग भी उतना ही देगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा ही वोल्ट मीटर भी क्या करेगा, अपने वास्तविक मान से कम पाठ्यांक दिखाएगा। दूसरा बात कि परिपथ में, परिपथ में हमेशा आप देखिएगा कि इसका वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का जो है, तो प्रतिरोध शंट का जितना अधिक हम लोग बढ़ाएंगे, प्रतिरोध शंट का हम जितना अधिक बढ़ाएंगे, विभवांतर उतना एक्यूरेट होगा। क्योंकि सोचो कि हमको विभवांतर नापना है, तो यहां से मान लो चले किसी भी सर्किट में, ऐसे ध्यान देना कि यहां पर मान लो एक सर्किट है, और इस सर्किट में हम लगा दिए कितने का, इस सर्किट में हम लगा दिए मान लो 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का लगा दिए, तो हम लोग हमेशा इसको लिख लेते हैं 12 और 0 लिख लेते हैं कि नहीं। लेकिन ये तब जब ये 12 वोल्ट लेकर के गया और पूरा का पूरा खत्म कर लिया, तब ये कंडीशन में लिखना है। लेकिन मान लो कि इधर से करंट बह रहा है 1 ही एम्पियर का, और ये है 1 ही ओम का, तो अभी यहाँ पर अगर तुम V बराबर IR से लिखोगे तो 1 गुने 1 बराबर कितना लिखोगे, मतलब ये 12 वोल्ट लेकर के गया, 1 वोल्ट खर्चा किया, बाकी 11 वोल्ट लेकर के आ गया। क्या हुआ, बाकी 11 वोल्ट लेकर के आ गया। तो अब देखो कि यहाँ इसको अगर हम 2 ओम कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम इसको 3 ओम कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते यदि हम इसको बराबर कर दें 12 वोल्ट के बराबर में, 12 ओम के बराबर में, तो ये जितना लेके जाएगा पूरा का पूरा क्या करेगा। तो यहाँ पर भी भैया जितना प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा ये। अभी देखिए कि 1 ओम का रेजिस्टेंस था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिखा रहा था, 1 का ही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 12 लेके चला और यहाँ 11 लेके वापस आ गया था, बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट ही। यहाँ से 2 ओम किए तो यहाँ से 12 लेके गया, यहाँ 10 लेके आ गया, 2 ही खर्च किया। यहाँ से 12 लेके गया, यहाँ 9 ही लेके आया, 3 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो जितना प्रतिरोध बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जितना अधिक प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, विभवांतर उतना अधिक बढ़ता जाएगा, एक्यूरेसी की तरफ हम लोग उतना अधिक बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा, इसकी शुद्धता भी कितनी हो जाएगी, उतनी अधिक। तुम ध्यान रखना, आमीटर से हमको करंट बहाना है, तो करंट बहाना है तो प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना अधिक करंट बहेगा, उतना एक्यूरेट देगा। लेकिन यहाँ पर हमको विभवांतर करना है, तो विभवांतर किस चीज के लिए, करंट को जितना रोकेंगे उतना अधिक पाठ्यांक आएगा विभवांतर का। तो रोकने के लिए प्रतिरोध के मान को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, इसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। अब क्या करें कि यदि वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को हम बढ़ाते 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 कर दे इन्फानाइट, तो इन्फानाइट कर देंगे तो कोई करंट इस साइड से उस साइड, कोई करंट इस साइड से उस साइड नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा एक्यूरेट रीडिंग देगा। एक्यूरेट रीडिंग देगा तो ये हो जाएगा क्या, आदर्श वोल्ट मीटर। तो ये यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, तो श्रेणी क्रम में एक शंट को जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा पाठ्यांक उतना ही शुद्ध मिलेगा, बढ़ाते बढ़ाते प्रतिरोध को अनंत कर देंगे तो पूरा एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। कब, जब इसका प्रतिरोध कितना हो, अनंत। और इसमें मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक बात छूट गया है कि वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाँ ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा समांतर क्रम में लगाते हैं, घटक के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, समानांतर क्रम में। ये भी अब देखिए समानांतर क्रम में लगाने का मतलब क्या, समानांतर क्रम में देखो
मान लो कि ये है तुम्हारा प्रतिरोध, और इस पॉइंट के बीच में जो है, तो इस दो पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में आपको विभवांतर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर का एक तार यहाँ लगा देंगे और एक तार को क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। आपको ए और बी के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। तो ये परिपथ के साथ कैसे लगा हुआ है, समानांतर क्रम में। लेकिन आमीटर को आप देखिए, तो ये जो है सो परिपथ के साथ कैसे लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रहा है। तो ये तीनों चीज इसमें इंपॉर्टेंट रखना है। इसके लिए क्या भाई, तो इसके लिए याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या करेगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताएगा। दूसरा बात कि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाएंगे, समानांतर क्रम में। प्रतिरोध जितना बढ़ेगा रीडिंग उतना एक्यूरेट देगा, और अगर प्रतिरोध अनंत हो जाए तो ये वोल्ट मीटर कैसा हो जाएगा, आदर्श वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये सवाल उठता है क्या, कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो वहां पर आप शंट को लगाते थे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, शंट को लगाते थे गैल्वेनो के मीटर के साथ किस चीज में, सीरीज में। और यहाँ पर शंट को आप लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ किस में, वहां लगाते थे पैरेलल में, यहाँ लगाएंगे किस में, सीरीज में। तो सीरीज में एक शंट को लगा दिए। अब जब सीरीज में शंट को लगा दिए तो मान लो कि यहाँ का विभवांतर है भी, मान लो कि यहाँ का विभवांतर है इस दोनों के बीच का कितना, भी। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, तो यहाँ से करंट टोटल चला जाएगा इससे होकर के आई जी, गैल्वेनोमीटर से होकर के आई जी पूरा डिफ्लेक्शन के लिए। और यही करंट इधर से भी वापस आना है आई जी। यहाँ पर ध्यान रखना कि आई बराबर ही आई जी हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में तो इस दोनों का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। यहाँ V1 बराबर कितना, आई जी इंटू जी, और यहाँ पर V2 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, V2 बराबर हो जाएगा कितना, आई जी इंटू एस के बराबर में। अब आप जानते हैं कि जो V बराबर होगा, जो V बराबर होगा आपका वो कितना, V1 प्लस V2 के बराबर में, कुल विभवांतर के बराबर में। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा कि संयोग का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ एक G और S, तो कितना हो जाएगा G प्लस S। और यहाँ पर भी बराबर देखो कि अगर इस दोनों सर्किट को मिला करके मैं एक प्रतिरोध बना लूं, इस दोनों को मैं मिला करके एक प्रतिरोध बना लूं, यहाँ पर विभवांतर लगा दूं भी, और ये प्रतिरोध कितना हो गया है G प्लस S के बराबर में। और मान लीजिए कि इधर से जो धारा जा रही है वो धारा जा रही है कितनी, IG के बराबर में। तो आप ये बताइए कि V बराबर IR लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये एक संबंध हो जाता है यहाँ से क्या, कि ओम के नियम से ये चीज, और तुल्य प्रतिरोध कितना G प्लस R के बराबर में। और यही पूरी कहानी क्या हो जाती है, वोल्ट मीटर में रूपांतरण की। क्या, अच्छा ये S, इसको कर देना है कितना, G प्लस S, पता चल जाएगा ना, मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक ना, G प्लस S। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। क्या, धारा मापी को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में शंट लगा दीजिए, और आमीटर में बदलना है तो समानांतर क्रम में शंट लगा दीजिए, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए। और इस प्रकार से ये अध्याय हो जाता है यहाँ पर समाप्त, जिसमें हम लोग पढ़े क्या, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये अध्याय मतलब आज का क्लास, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर खत्म, क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनाएंगे, ये आज के क्लास से करीब करीब आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, करीब करीब 5 नंबर के हर साल, केवल आज के क्लास से। तो 6 पॉइंट याद रखना है, 5 ऑब्जेक्टिव बना के आना है। और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, आमीटर कैसे बनाएंगे, तो और भी नंबर बढ़ते हैं यहाँ से। इसीलिए ये क्लास बहुत ही आसान क्लास है, घर पे जाइएगा थोड़ा ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। और अगले दिन व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आइएगा। तो अगले दिन एक और उपकरण पढ़ाएंगे आपको जिसका नाम होगा मीटर ब्रिज, और उसके अगले दिन एक और उपकरण पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा और भी कुछ, पोटेंशियोमीटर, ठीक ना, पोटेंशियोमीटर विभव मापी बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो एक और उपकरण पढ़ाएंगे, 2 दिन और क्लास लेंगे इसमें, ठीक ना। तो ये लेक्चर ना तुम्हारा छूट रहा था, अचानक से गए रात में किताब पलटे तो तेरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर छूट रहा है। तो फिर इस पर रात में PPT बनाए हैं, आपका क्लास लेने आए हैं। तो सो के उठे हैं, ब्रश भी नहीं किए हैं अभी तक, सो के उठे हैं और क्लास लेने आए हैं। हाँ